होम लोन लेना आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे वो बैंक को लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। अगर आप भी घर लेने का सोच रहे हो या होम लोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको पूरा होम लोन का कंसेप्ट और उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, एप्लीकेशन से लेकर घर की चाबी तक। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना एक आम इंडियन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है और हम जानते हैं कि एक मकान आपके लिए क्या मैटर करता है। मैं हूं संजीव वर्मा। 15 साल के रियल एस्टेट एक्सपीरियंस के साथ मकान मैटर्स पे हम आपको देते हैं ऑनेस्ट प्रैक्टिकल गाइडेंस, ताकि आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंटली लो। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि प्रॉपर्टी के हर मैटर पे आप रहो वेल इन्फॉर्म्ड। तो चलिए पहले समझते हैं कि होम लोन काम कैसे करता है, इसके कंसेप्ट को, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है एलिजिबिलिटी। बैंक ये मानकर चलता है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका सिर्फ 50% ही आप ईएमआई के रूप में दे सकते हो, बाकी पैसा आपको अपने घर खर्च और जरूरतों के लिए चाहिए होगा। तो मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 50,000, तो आप उतना ही लोन ले सकते हो जिसकी ईएमआई लगभग 25,000 बने, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है उसे उतना ही ज्यादा लोन मिलने की चांसेस होते हैं। अब दूसरी चीज वो होती है डाउन पेमेंट। बैंक जो है वो मैक्सिमम 80% तक ही फाइनेंस करता है प्रॉपर्टी वैल्यू का, बाकी 20% आपको खुद लाना होगा। मान लीजिए आपने 50 लाख का मकान खरीदा, तो 10 लाख आपके पास अपनी पॉकेट से होने चाहिए आपके पास देने के लिए, बाकी के 40 लाख रुपए जो है वो बैंक दे देगा। और हाँ, एक चीज और, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जो होती है वो जो है वो बैंक लोन में इंक्लूड कर देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का रफली 20 से 25% आपके पास वो अमाउंट अपना खुद का होना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट, फिक्स या फ्लोटिंग। ये जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और इस पे कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। पहला फिक्स रेट, मतलब जितने साल का लोन लिया, 15 साल, 20 साल, पूरे टाइम तक एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा फ्लोटिंग, यहाँ पर मार्केट के साथ रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। आपने सुना होगा आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, बढ़ा दिया, और उसी हिसाब से बैंक जो है वो रेट्स को एडजस्ट करता रहता है कम ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा रेट लेना चाहिए। देखिए, फ्लोटिंग रेट जो होता है वो लेना ज्यादा समझदारी होती है। इसके दो रीजन है। पहला ये कि फ्लोटिंग रेट हमेशा फिक्स रेट से कम होता है, और दूसरा, फ्लोटिंग रेट में प्री पेमेंट चार्जेस जो होते हैं वो नहीं लगते। फिक्स रेट में जो है, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें प्री पेमेंट चार्जेस पेनल्टी लग सकती है। और वैसे भी आजकल ज्यादातर बैंक जो होते हैं वो फ्लोटिंग रेट ही ऑफर करते हैं। फिक्स रेट अगर आपको चाहिए तो आपको बोलना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस और कुछ और चार्जेस की। ये चीज जो होती है कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं कि प्रोसेसिंग फीस भी लग सकती है। ये जनरली लोन अमाउंट का 0.25% से 2% तक होती है। या कुछ बैंक जो होते हैं वो एक फ्लैट फी भी ले लेते हैं लोन अमाउंट के हिसाब से, 5,000, 10,000, 15,000। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ना नेगोशिएबल होती है, बैंक से आपको बात करनी चाहिए। कई बार फेस्टिवल सीजन में या स्पेशल ऑफर्स में कई बार प्रोसेसिंग फीस का पूरा पूरा वेवर भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने रीसेल प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको एक एडवोकेट की फीस भी देनी पड़ती है, क्योंकि एडवोकेट जो होता है वो लीगल सर्च रिपोर्ट निकलवाता है आपकी डॉक्यूमेंट की। वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये हो सकती है। जहां तो आप बिल्डर से डायरेक्ट ओरिजिनल बुकिंग की प्रॉपर्टी खरीदते हो, वहां तो ज्यादातर बिल्डर ने पहले से ही बैंक के साथ टाई अप किया होता है और प्रोजेक्ट की सारी जो लीगल प्रोसेस होती है वो पहले से ही कराई होती है। तो वहां पे तो आपको ना तो प्रॉपर्टी पेपर देने की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई लीगल सर्च रिपोर्ट निकलवाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन रीसेल के मामले में आपको प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक को प्रोवाइड कराने पड़ते हैं और लीगल चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इसके बाद एक और टर्म आती है कोलैटरल। बैंक क्या अपने पास रखता है जो आपको पैसा देगा। जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन लेते हो वो प्रॉपर्टी बैंक के पास कोलैटरल के रूप में रहती है, जिसे हम आम भाषा में गिरवी रखना भी कहते हैं। बैंक के पास प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको तब मिलते हैं जब आप अपना पूरा लोन क्लियर कर देते हो। इसके बाद एक और टर्म है इंश्योरेंस। बैंक जितना लोन देता है उसके बराबर एक इंश्योरेंस भी करता है। ये आपकी एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है। लॉजिक सिंपल है, अगर लोन टेन्योर के दौरान लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो बैंक का पैसा डूबता नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी बाकी का जितना भी लोन बचता है वो उसको रीपे कर देती है और लोन लेने वाले के परिवार पे भी बोझ नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी भी फ्री हो जाती है और प्रॉपर्टी जो है वो परिवार को मिल जाती है। पर इस इंश्योरेंस का एक वन टाइम प्रीमियम होता है और जो बैंक जो होता है वो उसी लोन अमाउंट में ऐड कर देता है, पर इसकी ईएमआई जो होती है, इसकी किस्त जो होती है वो आप ही को देनी पड़ती है। ये तो था होम लोन का कंसेप्ट, वो टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए।
अब शुरू होता है इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि आपको लोन मिलेगा कैसे, इसके क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है लोन की एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपको बैंक जाकर एक लोन की एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपके काम की डिटेल्स मतलब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स या बिजनेस की डिटेल्स और प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपकी जो केवाईसी होती है मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी वगैरह, ये सब बैंक मांगेगा। आपके इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप हो गई, फॉर्म 16 हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न हो गई, जीएसटी हो गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी बैंक मांग लेता है। इसके साथ-साथ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और जो सेलर होता है उसके भी कई बार डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक माँगता है। तो पूरा एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें सारे जो है पेपर इकट्ठे करके तो आपको बैंक में ये दे देने चाहिए। एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल जो है अपने साथ रखनी चाहिए। प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो एप्लीकेशन के बाद जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक जो है वो ले लेता है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन ये नेगोशिएबल है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप इससे बैंक से बात कर सकते हैं कि जितनी कम से कम लगे। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स की आपके सारे वेरिफ़िकेशन होगी, बैंक सारे जो है वो वेरीफ़ाई करेगा, आपके घर पे एक विज़िट भी करेगा बैंक का एम्प्लॉयी और उसके बाद आपका सिबिल भी चेक होगा। 650 से कम सिबिल होगा तो आपको लोन लेना मुश्किल है और 750 से ज़्यादा होगा तो फिर आपको बहुत अच्छे रेट पे जो है वो ये लोन मिल सकता है। ये सब होने के बाद इन प्रिंसिपल आपको जो है वो लोन की अप्रूवल मिल जाती है और जो है स्टेप 5 में सैंक्शन लेटर भी मिल जाता है। जब आपको सैंक्शन लेटर मिले तो आपको पूरा चेक करना चाहिए क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रीपेड पेमेंट पेनल्टी है, हिडन चार्जेस वगैरह कोई हैं या नहीं है। ये सब कुछ आपको देखने चाहिए। इसके बाद होती है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। अब ये डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी पहले फाइनल कर ली होती है। अगर प्रॉपर्टी आपने पहले फाइनल कर रखी है, अपनी पसंद कर रखी है, तो आपने प्रॉपर्टी के पेपर जो है सबमिट कर दिए होंगे, तो ये प्रोसेस जो है साथ के साथ होता रहता है, वरना आपको सैंक्शन मिल जाता है, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन हो जाती है। तो बैंक से कोई ना कोई वेरिफिकेशन करने के लिए प्रॉपर्टी पे जाता है और प्रॉपर्टी को के बाहर से अंदर से सारी फोटोज़ खींचता है, उसकी मेजरमेंट करता है और वहाँ पर जो भी व्यक्ति होते हैं उसके साथ एक सेल्फी भी खरीदता है अपनी ये प्रूव करने के लिए कि एक्चुअली वो प्रॉपर्टी का जो एजेंट है वो वहाँ गया था। और प्रॉपर्टी की इन सब के साथ-साथ वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी करता है कि आखिरकार उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है कितनी। अगर आपने जितने की प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यूज़ कम निकली, तो बैंक उसकी मार्केट वैल्यू को ही कंसीडर करेगा, उसी के हिसाब से आपको 80% लोन देगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हुई, तो वो उस प्राइस पे आपको लोन देगा जो जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा था। मतलब मान लीजिए आपने 50 लाख की कोई डील ली, लेकिन मार्केट वैल्यू निकली 45 लाख की, तो 45 लाख का 80% 36 लाख रुपए वो आपको लोन देगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 55 हुई तो फिर वो 50 पे आपको देगा। तो जब सारी वैल्यूएशन वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो स्टेप 7 में फिर आपका जो है बैंक एक किट साइन कराता है, लोन एग्रीमेंट साइन कराता है। उसके बाद जब लोन एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होती है। लेकिन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको जो आपका डाउन पेमेंट का पार्ट था वो आपको सेलर को देना होता है और उसकी जो रसीद है वो बैंक आपसे मांगेगा ये कंफर्म करने के लिए कि आपने अपना पार्ट दे दिया। अब जो आपने लोन सैंक्शन कराया वो वाला पार्ट जो है वो बैंक ने सेलर को देना है। तो रजिस्ट्री वाले दिन जो होता है वो बैंक का एक एग्जीक्यूटिव आपके और सेलर के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद रहता है, वो उसी टाइम आ जाता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करी होती है पहले से। वहां पर वो प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है जो सेलर लेकर आएगा और वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर लोन अमाउंट का जो बैंकर चेक है या ड्राफ्ट है वो सेलर को दे देता है और आपके सामने अपने सामने वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है और प्रॉपर्टी के आप लीगल ओनर बन जाते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्री वाला प्रोसेस रीसेल की प्रॉपर्टी में होता है, लेकिन अगर आपने बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो वहां पर रजिस्ट्रेशन तो बाद में होता है जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है। वहां पर तो लोन एग्रीमेंट साइन करके बैंक जो है वो बिल्डर बाय एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर जो ओरिजिनल होता है वो आपसे ले लेता है और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती रहती है उसकी पेमेंट जो है बिल्डर की जैसे जैसे डिमांड आती है वो उसको देता रहता है। तो ये तो पूरा लोन का प्रोसेस था। इसके बाद आपको आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। अब लोन ले लिया, प्रॉपर्टी आपकी हो गई, तो कुछ आदतें आपको बनानी चाहिए। पहली चीज़ कोशिश ये करनी चाहिए ईएमआई जो है वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। लोन की स्टेटमेंट जो है वो हर साल चेक करनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं गया, कोई प्रीपेमेंट तो नहीं है, सब चीज़ें चेक करिए। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था कंसेप्ट से लेकर डिसबर्समेंट तक। अगर आपको किसी भी स्टेप पर गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन लिंक है, आप हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक इन्फॉर्म्ड रहना, स्मार्ट डिसीजन लेना। गुड बाय।